प्रधानमंत्री ने ताजिकिस्तान में कृषि क्षेत्र के प्रतिभागियों की संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, भारत और ताजिकिस्तान के सामने सहयोग की हैं असीम संभावनाएं। सरकार किसानों के लिए व्यापक बीमा योजना पर कर रही है विचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, इस साल अभी तक के मॉनसून दे रहे हैं अच्छे संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में कृषि क्षेत्र पर एक कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारत और ताजिकिस्तान के सामने कृषि क्षेत्र में सहयोग की असीमित संभावनाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। This is the first time we have a joint event on agriculture, especially on a scale as large as this. It is a mark of your vision for Tajikistan's development. As in the world of business, international partnership can also be catalyst for the development of agriculture. India's own green revolution is visible and successful proof of that. It should be natural for India and Tajikistan to collaborate in agriculture, livestock and dairy. किसानों के लिए एक नई बीमा सुरक्षा योजना लेकर आ सकती है, जिसके जरिए किसानों को मुश्किल वक्त में कम से कम उनकी फसल की लागत के बराबर का मूल्य मिल सकेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुंबई में नाबार्ड के कार्यक्रम में इसका संकेत देते हुए कहा कि सरकार ऐसे कार्यक्रम लागू करने पर काम कर रही है। इस साल मानसून की स्थिति को अभी तक अच्छा बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि दालों और तिलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, the soil health card, the soft loan to the sugar mills, the attempt now recently undertaken to unify the agricultural market, the launch of a 24-hour television channel to educate the farmers, and hopefully in near future a viable and a vibrant insurance. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के किसानों का ध्यान रखकर योजनाएं बना रही है। इसी संदर्भ में सरकार अब गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने पर विचार कर रही है, ताकि किसानों को इसका फायदा हो सके। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने बायोडीजल की खरीद फरोख्त को लेकर भी नई नीति बनाई है, ताकि किसानों को फायदा हो सके। धर्मेंद्र प्रधान ने ये बातें राजधानी दिल्ली में बायोफ्यूल को लेकर आयोजित सम्मेलन के दौरान कही। को भी हम लोग बल्क कंज्यूमर अपने सीधा ले सकता है, ब्लेंडिंग हो सकता है, प्राइवेट कंज्यूमर ले सकता है, कोई भी बेच सकता है। इस प्रकार की एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी हम लोगों ने लाया। मित्रों, एथेनॉल के ऊपर और एक निर्णय किया है सरकार ने इन दिनों में। पहले एथेनॉल सिर्फ शुगर से ही संबंधित था, मोलासेस से ही बनती थी। आगे चल के शुगर केन की जूस से ही बनने के बाद उसको सीधा एथेनॉल में कन्वर्ट करे, क्योंकि शुगर चीनी बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चीनी की बनाने की जो खर्चा है मार्केट में उससे कम रेट पे मिलती है। हाल के दिनों में उत्तर भारत में अच्छी बारिश हुई है। जाहिर है बरसात के आंकड़ों का असर भी इन्हीं इलाकों में हुआ है। खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और बिहार कम वर्षा वाली श्रेणी से निकलकर सामान्य वर्षा वाली श्रेणी में आ गए हैं, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली कम वर्षा वाले इलाकों से अधिक वर्षा वाले इलाकों में आ गए हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल में 1 जून से 5 जुलाई तक औसत से 8% कम बारिश हुई थी, लेकिन 12 जुलाई तक ये आंकड़ा 23% हो गया। इसी तरह झारखंड में जुलाई के पहले हफ्ते तक औसत से 10% कम बारिश रही, दूसरे हफ्ते तक 15% ज्यादा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले हफ्ते तक औसत से 14% कम, दूसरे हफ्ते 24% ज्यादा। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में पहले हफ्ते तक औसत से 30% कम और दूसरे हफ्ते तक 21% ज्यादा। इसी तरह
पूर्वी मध्य प्रदेश में पहले हफ्ते तक औसत से 7% कम तो दूसरे हफ्ते तक 6% ज्यादा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जुलाई के पहले हफ्ते तक औसत से 35% कम बारिश हुई थी, जो दूसरे हफ्ते तक 29% रह गई। बिहार में पहले हफ्ते तक औसत से 32% कम बारिश हुई, जो दूसरे हफ्ते तक 18% रह गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पहले हफ्ते तक सामान्य से 29% कम बारिश हुई थी, दूसरे हफ्ते तक ये आंकड़ा 5% रह गया। इसी तरह पंजाब में पहले हफ्ते तक औसत से 27% कम बारिश हुई थी, दूसरे हफ्ते तक ये आंकड़ा 7% रह गया। जबकि तटीय कर्नाटक में पहले हफ्ते औसत से 27% कम बारिश हुई थी, जो दूसरे हफ्ते तक 25% रह गई। एगमार्क नेट के मुताबिक ग्वार सीड के हाजिर भाव अलग अलग मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। गोलूवाला मंडी में 3,500 रुपए, बीकानेर मंडी में 3,901 से 4,066 रुपए, बाड़मेर मंडी में 4,000 से 4,100 रुपए, हिम्मतनगर मंडी में 3,850 से 4,080 रुपए और हलवद मंडी में 3,500 से 4,175 रुपए प्रति क्विंटल रहे। वहीं अगर आवक की बात करें तो गोलूवाला मंडी में 185 टन, बीकानेर मंडी में 19.5 टन, बाड़मेर मंडी में 5.9 टन, हिम्मतनगर मंडी में 3 टन और हलवद मंडी में आवक रही 17.66 टन की। कोटा मंडी में 3,901 से 4,200 रुपए, बेगू मंडी में 3,700 से 3,850 रुपए, अलीगढ़ मंडी में 4,000 से 4,100 रुपए और जंगीपुर मंडी में भाव 4,410 से 4,475 रुपए क्विंटल रहे। वहीं अगर दैनिक आवक की बात करें तो कोटा मंडी में 112.5 टन, बेगू मंडी में 160 टन, अलीगढ़ मंडी में 70 टन और जंगीपुर मंडी में आवक रही 73 टन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इसमें भूमि पे काफ़ी दबाव है। आवासीय क्षेत्र के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी और जो आधारभूत विकास हो रहा है उसमें भी काफ़ी ज़मीन जा रही है। इसके साथ साथ जो कृषि की भूमि है उसमें भी हम लोग, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के पालन करने के लिए और अधिक से अधिक उत्पादन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। एक तरफ तो ज़मीन कम हो रही है, दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ाना है और उसी के साथ साथ काफ़ी भूभाग ऐसा है जहाँ पे मृदा जो अच्छी नहीं है, ख़राब है, जिसको प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं, या ऊसर भूमि है। तो ये जो ऊसर भूमि है अगर इसको हम सुधार कर लें तो हमारा जो उत्पादन भी बढ़ सकता है, साथ साथ में हमारी जो भूमि का विकास भी हो सकता है और किसानों को लाभ भी ज़्यादा मिल सकता है। ऊसर भूमि क्या है, इसका सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है और सुधार के लिए आपको क्या कुछ करना है, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में डॉक्टर NPS यदुवंशी जी, जो भारतीय कृषि संस्थान के सचिव ज्ञान संभाग में प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी भूमि ऐसी है जो मृदा जो समस्याग्रस्त है और ख़ासकर ऊसर भूमि काफ़ी है और ऊसर भूमि का किसान को पता भी नहीं लगता है कि कब ऊसर हो गई है, उसका उत्पादन कम हो जाता है, मिट्टी ख़राब हो जाती है और साथ साथ में उसकी जो उत्पादन कम मिलने की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगती है। तो डॉक्टर साहब, इनकी क्या पहचान है और किस प्रकार से किसान अपनी मिट्टी के सुधार का कार्यक्रम शुरू करे? किसान भाइयों, जैसा कि हमारे देश में इस समय 67 लाख हेक्टेयर ज़मीन ऊसर भूमि से ग्रस्त है, जिसमें 38 लाख हेक्टेयर ज़मीन क्षारीय भूमि है और 28 लाख
हेक्टेयर ज़मीन ये इसमें लवणीयता में आती है। ये दोनों प्रकार की ज़मीनों में किसी भी प्रकार की खेती करना असंभव होता है, क्योंकि इनकी जो भौतिक दशा होती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दोनों भूमियों की पहचान कैसे कर सकते हैं आप। जो क्षारीय भूमियाँ होती हैं वो हमारे पंजाब, हरियाणा, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनमें अधिकता में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो लवणीय भूमि जिनको सैलिनिटी भी बोलते हैं, ये ज़्यादातर समुद्र के तटीय या गुजरात हो गया, राजस्थान हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है। अब इन भूमियों में सबसे जो क्षारीय भूमि होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे बरसात के बाद में जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो सबसे अच्छी पहचान उसकी ये होती है कि जो पानी जो आया वो गंदा पानी रहता है, वो उसमें रेता मिला रहेगा, काफ़ी देर बाद जाके बैठता है वो, और जैसे ही वो पानी सूखता है तो उसकी जगह पर काले काले धब्बे से आ जाते हैं, तो वो सबसे क्षारीय भूमि की पहचान होती है। दूसरी जो मैंने बताया लवणीय या सैलिनिटी बोलते हैं, जिनको कहीं कहीं पर लौनी मिट्टी भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो उसमें क्या होता है, उसमें की भौतिक दशा अच्छी होती है, पानी आराम से नीचे जा सकता है, लेकिन जो लवण की जो मात्रा होती है वो इतनी अधिक होती है, जिसको नमक भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से कहते हैं, तो इतनी अधिक होती है जिसमें कोई फसल करना बड़ा असंभव होता है। तो इन दोनों मिट्टियों में क्या होता है कि ये जो क्षारीय भूमि होती हैं उसमें चूँकि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, तो उसको हम किसी भी केमिकल सुधारक से उसका सुधार किया जा सकता है, लेकिन जो लवणीय होती हैं उनका हम केमिकल उससे सुधार नहीं कर सकते, उसको केवल हम फिजिकल तरीक़ों से ही उसका सुधार किया जा सकता है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ मिट्टी जो हैं ऐसी लगती हैं जहाँ समस्याग्रस्त लग रही हैं, लेकिन किसान को सही मालूम नहीं होता है। लेकिन सही मालूम करने के लिए जो मिट्टी का नमूना लेना है वो किस प्रकार से लेना है और नमूना कब लेना चाहिए, जिससे कि वो लैब में सही समय के जांच करवा के उसको अपनी मिट्टी के बारे में जान सके कि उसकी मिट्टी में क्या समस्या है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है। जब हमारी गेहूं की फसल की कटाई हो जाती है, जैसे अप्रैल के महीने में कटाई हो जाती है, उसके बाद में तुरंत ही मिट्टी से सैंपल ले लेना चाहिए। जहाँ पर भी आपको ज़मीन के ऊपर सफ़ेद तरह की परतें दिखाई दे रही हों तो वहाँ से सैंपल लेना चाहिए। तो और सैंपल लेने का तरीका बड़ा साधारण है। जैसे आपका 1 किल्ला है या 1 एकड़ खेत है अगर, तो उसमें से कम 10 जगह से कहीं कहीं से जगह ले लें। जैसे अगर ढलान है खेत में तो एक ढलान से भी लें, नीचे से भी लें, बस पूरा मिक्स कर लें। 10 जगह सैंपल ले करके 0 से 15 सेंटीमीटर का, और सबसे ऊपर वाला जो ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा नमक फैला हुआ उसको थोड़ा हटा लें थोड़ा सा उसको। उसके पश्चात 10 सैंपलों को एक जगह इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में उसमें से 1 किलो मिट्टी के करीब किसी भी प्रयोगशाला में, जो कि इस समय हमारे देश के प्रत्येक प्रांत के जनपद में, और जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे हो गया, ये भी जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके किसी भी इंस्टीट्यूट में आप मृदा परीक्षण करा सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए कुछ सुविधा भी है, इसके लिए कुछ कम पैसों में ही इसके परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण करने के पश्चात आपको जो भी मृदा परीक्षक जो होगा वो बताएगा आपको कि आपकी मृदा में कितनी लवणता है या कितनी क्षारीयता है। वो हम पीएच मान या जिप्सम रिक्वायरमेंट एक शब्द होता है, जिप्सम की रिक्वायरमेंट उसके द्वारा क्षारीय भूमियों के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपको जिप्सम रिक्वायरमेंट का पता लगे, जिप्सम केवल हम क्षारीय मृदा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी प्रयोगशाला में आपको 12 टन या 20 टन बताया है, तो वो 100% जिप्सम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर बताते हैं, क्योंकि वो 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक का सुधार करती है। लेकिन किसान भाई जिस समय आप खेत में यूज करोगे उस समय केवल 0 से 7 सेंटीमीटर तक ही आप उसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम उसकी मात्रा आधी कर देते हैं। तो अधिकांशतः क्या है, जैसे इन प्रांतों में जैसे पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के जो है, इसमें ज़्यादा से 12 से 15 टन के आसपास जिप्सम की मात्रा आती है, जो कि यूज करनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका, जैसे ही मई का महीने के बाद में हमको खेत को समतल कर लेना चाहिए। 40 सेंटीमीटर की चारों तरफ मेड़ बना करके उसमें पानी भर के थोड़ा साल्ट गिलीच हो जाता है। उसके बाद फिर जुताई करने के पश्चात उसमें समान रूप से उसको जिप्सम की मात्रा को फैला देते हैं। उसमें मिक्स करने के बाद में उसमें 15 दिन के लिए पानी भर देना चाहिए। पानी भरने से क्या होता है कि उसमें जो हमारा जो जिप्सम में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो हम मृदा की जो कॉम्प्लेक्स पर जो सोडियम बैठा हुआ है उसको कैल्शियम उसको हटा देगा और खुद जाके बैठ जाएगा, जिससे मृदा में सुधार हो जाता है। इसके पश्चात जैसे ही आपको 15-20 दिन के बाद पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, उसके तुरंत पश्चात धान की रोपाई कर देना चाहिए। धान की रोपाई की भी कुछ जैसे भारतीय जैसे सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी इंस्टीट्यूट करनाल है, उसने कुछ लवण सहनशील वैरायटी निकाल रखी हैं धान की, जैसे CSR 10 है, CSR 36 है, CSR 43 है। इन वैरायटियों का चयन करके उसकी रोपाई आप कर सकते हो। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि हमारे किसान भाई को खेत में पानी खड़ा रखना है, तो जो खेत में पानी खड़ा रखना है ये कितने दिन तक खड़ा रखना है
और जो पानी खड़ा रखना है उसमें किन किन बातों का खास ध्यान रखना है जिससे कि मिट्टी को जल्दी लाभ मिले और मिट्टी जल्दी से ठीक होनी शुरू हो जाए। सबसे पहले तो ये आपकी जो पानी भरने की जो आपने कहा, इसको पानी भरने में ही धान की रोपाई करी जाती है। दूसरा, जैसे धान की जो रोपाई जो करते हैं उसमें हम पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें साल्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट जो आजकल डायरेक्ट सिस्टम चल रहा है धान रोपाई का उसको नहीं कर सकते हैं। इसमें पहले नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी किसी अच्छे खेत में जा कर के, जो सामान्य खेत हो उसमें जाके नर्सरी सामान्य रूप से की जाती है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली और बात किसान भाई बात है, जैसे ऊसर भूमि में जो पहली जो धान की रोपाई की जाती है तो हमने देखा है कि उसमें ज़्यादातर फास्फोरस और पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है देने की। लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा जो उसमें डाली जाती है उसको जो सामान्य मृदाओं में जो रिकमेंडेशन होती है उससे 25% ज़्यादा डालें नाइट्रोजन की मात्रा को, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसलिए आप जितना 25% नाइट्रोजन अधिक डालेंगे तो आपकी पैदावार अच्छी होगी इसमें। लेकिन कुछ मृदाएं ऐसी लवणीय मृदाएं हैं, उनकी पहचान क्या है? किसान किस प्रकार से देखे कि उसकी मिट्टी में लवणीयता की समस्या है और उससे वो उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। उसका सबसे मुख्य पहचान उसकी है कि उसके जो खेत की जो ऊपरी सतह होती है उस पर बारीक सफ़ेद पाउडर के रूप में आपको दिखाई देगा, और ये अधिकांश जहाँ पर नहरीकरण ज़्यादा हुआ है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें जो भौतिक दशा इसकी अच्छी होती है, इसमें पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं, जैसे कि क्षारीय में पानी रुक जाता है लेकिन इसमें पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपकी जो लवण है उसमें पहले से पैतृक होते हैं, तो पैतृक होने के बाद वो जैसे गर्मी होती है वो ऊपर आ जाते हैं। वो कहीं कहीं की देखा गया है कि जो नहरीकरण के कारण जो पानी का जो वाटर लेवल जिसको बोलते हैं, वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर आ जाता है। कहीं कहीं ये एक मीटर की गहराई पर ही आपको दिखाई देगा। तो इसकी जो सबसे जो लवणीय मृदाओं की जो हम मृदा में जो परीक्षण करते हैं मृदा प्रयोगशाला में, उसका पीएच मान अगर 8.2 से अगर कम है तो वो लवणीय मृदा कहलाते हैं, और अगर ईसी मान, ईसी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, वो 4 से अधिक होती है तो उसमें लवणीय मृदाएं आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है तो इसको हम किसी भी केमिकल सुधारक से इसका हम सुधार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका जो भौतिक प्रयोग होते हैं, जैसे कि खेत को चारों तरफ से बंडिंग कर दी, बंडिंग करने के बाद में अगर आपके पास कहीं जैसे नहर का पानी है या बरसात का पानी इकट्ठा किया तो उसको हम भर के लीचिंग करते हैं। इसकी लीचिंग करने के बाद उसके जो साल्ट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। सबसे एक अच्छा तरीका यही है। उसके बाद दूसरा, इसमें लवण सहनशील फसलें जैसे गेहूं और धान की उगा सकते हैं। तीसरा, इसमें वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि एक उसकी मिट्टी उठा के दूसरे अच्छे खेत की मिट्टी ला कर डालें यहाँ तो थोड़ा किसानों के लिए ज़्यादा महंगा पड़ता है। चौथा, एक जो किसान भाई सबसे अच्छा तरीका इसका जब कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं जिसको, तो लेकिन वो किसान बिना गवर्नमेंट के उससे नहीं कर सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्टली आता है। लेकिन वो सबसे उसका कारगर तरीका है, उससे हमारे साल्ट जो होते हैं वो बाहर दूसरी जगह चले जाते हैं और वो उसमें अच्छी पैदावार शुरू हो जाती है। डॉक्टर NP यदुवंशी जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, जैसा कि आपने भी सुन लिया है कि जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं इनकी जांच हर वर्ष होना जरूरी है, जिससे कि आपको ज्ञात हो सके कि आपकी मिट्टी की क्या स्थिति है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो न केवल अपनी मिट्टी को सुधार कर पाएंगे, बल्कि आप अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ में अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे और अपना आर्थिक विकास भी कर पाएंगे। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन तू फिर आए ना। माँ देखो, बापू हमारे लिए शहर से छतरी लाए हैं, कितनी अच्छी है। हाँ लाडो, अब तू बरसात से बची रहेगी। और ये ले, हमारे घर की छतरी, हमारे खेतों की छतरी और हमारे भविष्य की सुरक्षा की छतरी। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भगवान, ये फसल बीमा है। सूखा, बाढ़, आंधी, तूफान या कीड़ों व रोगों से फसल अगर बर्बाद हो जाए तो उस कम फसल की भरपाई सरकार की बीमा योजना द्वारा की जाएगी।
बीमा में खर्च कितना आया? बहुत कम। प्रीमियम चुकाने में सरकार से मदद भी मिली। भारत सरकार की फसल बीमा योजनाओं के तहत अधिसूचित खाद्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, वार्षिक बागवानी फसल व व्यावसायिक फसलों जैसे गन्ना, कपास आदि और नारियल का फसल बीमा किया जाता है। प्रीमियम चुकाने में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फसल बीमा योजना के लिए संपर्क करें अपने जिला कृषि अधिकारी, कृषि सहकारी समिति या निकटतम बैंक शाखा से। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें किसान कॉल सेंटर के राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर। अरे वाह, क्या छतरी है। फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, भविष्य सुरक्षित करें। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो स्वच्छता अभियान उन्होंने चला रखा है, उसमें स्वच्छता पर काफ़ी जोर दिया गया है और इस स्वच्छता में बहुत सारा जो भी सफाई है और सफाई से निकला हुआ जो पदार्थ है उस सब का उपयोग करना भी आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल शहरों में जो देखा गया है कि जो भी कूड़ा कचरा व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं उसमें लगभग 50%, लगभग आधा ऐसा होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसको कि हम सड़ा सकते हैं और कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके अलावा जो 50% होता है वो मलबा होता है, कांच होता है, प्लास्टिक होती है और सब चीज़ें होती हैं जो कि सड़ाई नहीं जाती हैं, तो उसको रिसाइकिल करने के अलग तरीके हैं। लेकिन जो 50% है जो कि हमारे लैंडफिल में जाता है, जो एक जगह हम जमा करते रहते हैं, कूड़े का पहाड़ बनाते रहते हैं, उसको पहाड़ को हम कम कर सकते हैं लगभग आधा, अगर हम इसको सही तरीके से कंपोस्ट बनाने में उपयोग में लाएं। तो हम देखते हैं कि जो साधारणतः देखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी संस्थान के आगे, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। लॉन है, लॉन में से जो घास कटती है, बहुत सारी हेज होती है, बाड़ लगाई जाती है जो घरों के आसपास। पेड़ पौधे, फल फूल, इन सब से निकले हुए जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जो पौधे होते हैं, जब उनका उपयोग हो जाता है उसके बाद उनको निकाल कर हम फेंक देते हैं और कूड़े में निकाल देते हैं, कूड़े में मिला देते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि घरों में जो हम घर में सब्जियां आई, फल आए, तो उनके प्रयोग करने के बाद जो उनके छिलके बच गए या सड़ी हुई सब्जियां या बची हुई सब्जियां या उनके हिस्से जो बचे हुए होते हैं, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो कि हमारे घरों से बाहर निकलता है। और ये एक अनुमान के अनुसार ये अनुमान है कि हम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग आधा किलो जो व्यर्थ पदार्थ हैं वो घरों से निकालते हैं। तो इस प्रकार वो आधा जो किलो होता है उसमें लगभग 250 ग्राम, एक पाव ऐसा होता है जिसको हम सड़ा सकते हैं, और एक पाव ऐसा होता है 250 ग्राम के करीब जिसको हम सड़ा नहीं सकते। तो पहला तो मेरा अनुरोध सभी से ये है कि उस पदार्थ को आप सेग्रीगेट करें, अलग अलग जमा करें, और जो सड़ने वाला है उसको एक तरफ रखें और जो नहीं सड़ने वाला उसको एक तरफ रखें। और उसी के तरीके से हमें जो कलेक्शन करने वाली जो हमारी संस्था है, जो MCD है, और भी जो शहरों में जो संस्थाएं काम करती हैं, वो उसी तरीके से उनका निस्तारण भी करें। तो जो 50% जो सड़ने वाला हिस्सा है उसको सड़ाने के लिए हमारे पास कई विधियां हैं, और उनमें से जो विधियां हैं उनमें कुछ तो ऐसी हैं जो बड़े पैमाने पर प्रयोग की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो छोटे पैमाने पर हमारे व्यक्तिगत रूप से जिसके पास भी किचन गार्डन है, जिसके पास थोड़ी जगह है, वो उसको बना सकते हैं। आजकल हमारा पूसा संस्थान में एक इस तरीके का कल्चर बनाया जाता है जो कि इन चीज़ों को सड़ाकर अच्छी कंपोस्ट बनाने में सहायता करता है। उस कल्चर को कुछ कंपनियां माध्यम के नाम से भी बेचती हैं, और इसको हम कंसोर्शियम कहते हैं, कंपोस्टिंग कंसोर्शियम। और इस कंसोर्शियम में कई तरीके के बहुत सारे जीवाणु भी होते हैं, बहुत सारी फंजाई भी होती है, बहुत सारे कवक होते हैं ऐसे जो कि इसको सड़ाने में सहायता करते हैं, और ये जल्दी से खाद बन जाती है। उस ढेर पर सर्वप्रथम जैसे हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं उस पर इस तरीके के कल्चर का छिड़काव कर लेते हैं। छिड़काव करने के बाद इस ढेर को हमारी उल्टाई पलटाई करना बहुत ज़रूरी है। उलटने पलटने से क्या होता है कि एक तो जो पदार्थ जो इकट्ठे किए हुए हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, दूसरा ये होता है कि उसमें जो आप कल्चर डालते हैं वो भी अच्छे से मिल जाता है, तीसरा उसमें जो श्वसन होता है, जो वायवीय विधि से जो उसमें हवा का संचार हो जाता है, जिससे कि वो सड़ने में आसानी रहती है। तो इस प्रकार से घर पे छोटे स्तर पर हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो खाद मिलती है, जो खाद तैयार होती है,
इस खाद में पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये कंपोस्ट पेड़ पौधों और जितनी भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है, जितना भी सड़ने योग्य पदार्थ है उसकी बनी हुई होती है। और इसमें अच्छी मात्रा हमने देखी है कि जो पेड़ पौधे और पत्तियों वृक्षों की पत्तियों की खाद बनती है, इसमें लगभग 0.5 यानी 0.5 से लेके 1% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। इसी प्रकार फास्फोरस की मात्रा 0.2 से लेके और 0.6% तक होती है। और अगर देखा जाए पोटेशियम की मात्रा उसकी लगभग 1% होती है। तो यूँ कहिए कि पोटेशियम जो होता है वो 1 किलो 100 किलो कंपोस्ट में होता है, नाइट्रोजन भी लगभग इतना ही होता है और फास्फोरस लगभग आधा किलो तक होता है। तो इस तरीके से जो अतिरिक्त हम पोषक तत्वों पर खर्चा करते हैं उससे भी बचा जा सकता है। और ये खाद जहाँ भी पड़ती है वहाँ पर ये भूमि की भौतिक दशा को भी सुधारती है और इससे सब्जियां हैं और धान्य फसलें हैं सबकी उपज बढ़ाई जा सकती है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है और जो लाभ अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है उसको भी घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम एक तो इसका निस्तारण कूड़े कचरे का जो हमारे यहाँ है उसका हम आसानी से कर सकते हैं और दूसरा जो तैयार खाद है उससे बहुमूल्य खाद के रूप में बहुमूल्य पोषक तत्वों के रूप में किसानों को बेच सकते हैं, उस पार्क पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम शहर के जितनी भी वेस्ट है उसका लगभग आधा हिस्सा इस तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।